कविता मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे भाई हमें टोटल 10 नंबर ऑफ सर्वर्स की जरूरत है। उसमें हर एक सर्वर के अंदर 5 प्रोसेसर होने चाहिए, 100 GB रैम होना चाहिए, 5 सर्वर ऐसे होने चाहिए जिसमें विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, 5 ऐसे सर्वर होने चाहिए जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, डेटा स्टोर करने के लिए 50 TB मेरे को स्टोरेज चाहिए, के साथ साथ लैन कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसकी मिनिमम स्पीड 10 Mbps होना चाहिए। और बाकी जो भी आपकी डिमांड है बाकी तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मैं केवल अभी अपने सर्वर्स तक ही रहता हूं। चलिए अब बात करते हैं। आपने ये एक कोटेशन बनाई और अमेजोन को भेज दी। अब ध्यान से सुनना। तो अमेजोन क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करेगा। ये आपने जो कोटेशन उसको भेजी कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो अब बात आती है अमेजोन। मैं अब अमेजोन की बात कर रहा हूं। आपने जो कोटेशन बना दी थी वो बना ली। अब अमेजोन की बात कर रहा हूं। तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन अपने डेटा सेंटर्स पर इस वो 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा। वर्चुअल मशीन तो समझते हो ना, आपने यस VMware सर। वगैरह अगर यूज किया हो तो यस सर। वो अपने डेटा सेंटर पर 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा। हम्म। हर वर्चुअल मशीन के अंदर वो 5 प्रोसेसर है ना, 5 प्रोसेसर अटैच करेगा, 100 GB रैम प्रोवाइड करेगा, के साथ साथ जो भी आपने बोला है वो बिल्कुल बिल्कुल वो सारी रिक्वायरमेंट हर सर्वर मशीन के अंदर वो फुलफिल करेगा। तो एक सेकंड जरा, इस तरह वो 10 सर्वर वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा अपने डेटा सेंटर्स के अंदर। ये वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं ये सब कुछ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 3 6 9 6 बस भावना समझ लेना 10 सर्वर हो गए। तो ये बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो ये अमेजोन ने अपने डेटा सेंटर के अंदर हमारे लिए 10 सर्वर क्रिएट किए या 10 सर्वर वर्चुअली क्रिएट किए। और इसके अंदर उन्होंने हर इंडिविजुअल सर्वर में 5-5 प्रोसेसर रखे, 100 GB रैम प्रोवाइड किया। कुछ में विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी में लाइनेक्स है, स्टोरेज वगैरह है, लैन कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर दिए। अब देखो ध्यान से सुनना। अगर हम लोग एज्यूर यूज कर रहे हैं तो इन वर्चुअल मशीन को या इन सर्वर्स को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन एज्यूर की कंडीशन में। माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्यूर क्लाउड है, एज्यूर में हम लोग इन्हीं सर्वर्स को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन। लेकिन अगर आप AWS अमेजोन का क्लाउड यूज कर रहे हैं तो इन वर्चुअल मशीन को हम लोग EC2 के नाम से जानते हैं या फिर इंस्टेंस के नाम से जानते हैं। बात एक ही हो रही है, कुछ अलग नहीं है। बस क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हीं सर्वर्स को वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया। AWS ने इन्हीं सर्वर्स को EC2 यानी कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड नाम दे दिया या फिर इंस्टेंस। बात एक ही हो रही है। तो आगे चल के अगर मैं वर्चुअल मशीन वर्ड यूज कर रहा हूं, EC2 वर्ड यूज कर रहा हूं या इंस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूं तो समझ लेना बात एक ही हो रही है। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने नहीं, यहां पर अमेजोन ने 10
EC2 क्रिएट किए या इंस्टेंस क्रिएट किए, ये आपके 10 EC2 या फिर इंस्टेंस क्रिएट किए। अब बात आती है कि अगर आप इन इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हैं, अब यहां पर आप देख भी सकते हैं कि 5 ऐसे इंस्टेंस है जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और 5 इंस्टेंस ऐसे हैं जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं ना, कल सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। वैसे मैंने 3 दिन बोला था कि 3 दिन तक आपकी थ्योरी ही चलेगी। अब ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी इंस्टेंस के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और उसे आपको अपने प्रेमाइसिस में एक्सेस करना है या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक्सेस करना है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं RDP, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। सेकंड, अगर आप ऐसा इंस्टेंस एक्सेस करना चाहते हैं जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आप उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं SSH, सिक्योर शेल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और आपने काफी बार इसको यूज भी किया होगा। जैसे कि हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन ओपन करते हैं और उसमें MSTSC टाइप करके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन कर लेते हैं, उसी को हम लोग RDP भी बोलते हैं। लेकिन लाइनेक्स की इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए हम लोग SSH यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब बात आती है, जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस के साथ में Amazon जो है एक रूट वॉल्यूम अटैच करता है। कान खोल के सुनना, रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम यानी कि रूट पार्टीशन एक ऐसा पार्टीशन होता है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ध्यान से सुनिए, क्लियर है? सेकंड थिंग, यस, Amazon जो है वो हम लोगों को Amazon जो है हमें 30 GB का जो स्पेस है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब रूट वॉल्यूम ही आपका 30 GB का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 30 GB से ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, हाँ, क्लियर है इतना? हाँ सर। सेकंड थिंग, अब ठीक है, स्टोरेज हो गया, रूट वॉल्यूम हो गया, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात आती है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब Amazon ने AWS क्लाउड के अंदर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, विंडोज XP, विस्टा 7, 8, 10, 11, विंडोज सर्वर 2003, 2008, 12, 16, 19, 22, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स के अंदर भी RH, यूनिक्स, लाइनेक्स 1, लाइनेक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उबंटू, फेडोरा, सेंटोस, सुसे लाइनेक्स, मैक iOS। मेरा मीनिंग है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इमेज तैयार करके रखी हुई है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज तैयार करके रखी हुई है। आप क्या करते हैं कि जब आप ये इंस्टेंस क्रिएट करते हो
और इस इंस्टेंस के अंदर आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, उबंटू है, फेडोरा है, सेंटोस है, सुसे लाइनेक्स है, तो आप इस इंस्टेंस के साथ में उस इमेज को अटैच कर लेते हो। ओके। उस इमेज को आप अटैच कर लेते हो और डायरेक्ट मशीन जो है उस इमेज पर बूट कर जाती है, और वो जो इमेज इंस्टॉल होगी ना, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, वो आपका इस रूट वॉल्यूम के अंदर स्टोर होगा। ये कान खोल के सुन लेना, काफी बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि रूट वॉल्यूम क्या होता है। सिंपल सा वर्ड है, हर एक इंस्टेंस के साथ में जो फर्स्ट पार्टीशन अटैच होता है उसे रूट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ओके, क्लियर है इतना? यस सर। सेकंड थिंग, अब बात आती है सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, और भी थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा। अब बात आती है कि ये आपने 10 सर्वर्स क्रिएट कर लिए, इसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने हार्डवेयर डिजाइन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, जो आपको चाहिए, जितना स्टोरेज चाहिए वो आपने यहाँ पर डिजाइन कर लिया, सब कुछ आपने, यानी कि ये सर्वर्स जो है आपने रेडी कर लिए। अब बात आती है कि इन सर्वर्स को, यानी कि इन इंस्टेंसेस को एक्सेस करना है। ये जो सभी सर्वर्स हैं, ये AWS क्लाउड में या AWS के प्रमाइसिस में अवेलेबल है। AWS के या Amazon के प्रमाइसिस में अवेलेबल है। अब इन इंस्टेंसेस को या इन वर्चुअल सर्वर्स को आप अपने प्रमाइसिस में एक्सेस करना चाहते हैं। बस सुजीत भाई ध्यान रखना, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है उन्हें आप RDP के द्वारा एक्सेस करोगे अपने प्रमाइसिस में, RDP के द्वारा। और जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टेंस है उसे आप SSH के द्वारा एक्सेस करेंगे। दूसरी चीज, अब यहां पर जब आपके द्वारा, यानी कि RDP के द्वारा या SSH के द्वारा जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो AWS के पास, कान खोल के सुनना, जब भी आप RDP या SSH के द्वारा इन इंस्टेंस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजते हो, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोटोकॉल के द्वारा या कोई भी रिक्वेस्ट जो है आपके इंस्टेंस तक नहीं पहुंच सकती। ओके। चाहे RDP के द्वारा भेजो, SSH के द्वारा भेजो, टेलनेट के द्वारा भेजो, पुट्टी के द्वारा भेजो, HTTP के द्वारा भेजो, ICMP के द्वारा भेजो, HTTPS के द्वारा भेजो, कोई भी रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है। एक्सेप्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टेंस पर एक सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। मान लीजिए आप जो हैं इस वाले इंस्टेंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, इस वाले इंस्टेंस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने SSH के द्वारा या RDP के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी इस AWS प्रमाइसिस में बने इस सर्वर के पास। अब इस इंस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल होता है, लाइक अ फायरवॉल। ओके। सिक्योरिटी ग्रुप, हर एक इंस्टेंस का एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करता है, कान खोल के सुनना, हर एक इंस्टेंस का एक सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रैफिक इस इंस्टेंस के अंदर जाएगा या किसे यहां पर ड्रॉप कर देना है, किसे नहीं भेजना है। जैसे फायरवॉल भी यही काम करता है। फायरवॉल भी
किसी भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या काम करते हैं, वो जितना भी इनकमिंग आउटगोइंग बनता है वो सबको मॉनिटर करते रहते हैं और ये चेक करते हैं कि भाई किसे अलाउ करना है, किसे यहीं पर रोक देना है। दूसरी चीज, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ऑल इनकमिंग ट्रैफिक जो होता है वो डिनाई होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। ओके। बाय डिफॉल्ट जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है, चाहे वो आरडीपी का है, एसएसएच का है, टेलनेट का है, पुट्टी का है, एचटीटीपी का है, एचटीटीपीएस का है, किसी का भी ट्रैफिक है, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है उसके अंदर सभी ट्रैफिक डिनाई कंडीशन में होता है। यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप किसी भी इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है मैन्युअली। ध्यान से सुनिएगा सुजीत भाई, हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये सिक्योरिटी ग्रुप आरडीपी ट्रैफिक को, एसएसएच ट्रैफिक को, या आईसीएमपी ट्रैफिक को, या फिर एचटीटीपी ट्रैफिक को, या फिर एचटीटीपीएस ट्रैफिक को अलाउ करें। तो जो भी आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ट्रैफिक मैन्युअली अलाउ करते हो, तो सिक्योरिटी ग्रुप केवल उसी ट्रैफिक को अलाउ करेगा। ठीक है, फिर वहां से वो रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, कविता, आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर केवल इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो। ओके। आपने देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऑल इनकमिंग ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। यानी कि कोई भी बंदा इंस्टेंस को हिट नहीं कर सकता है बाय डिफॉल्ट। अब देखो, आपने यहां पर आरडीपी, एसएसएच, आईसीएमपी, एचटीटीपीएस को इन ट्रैफिक को अलाउ कर दिया। आपने किसे अलाउ किया? इनकमिंग ट्रैफिक को। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप केवल इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो कि भाई किसे किसे मुझे अलाउ करना है। आप अलाउ को डिसाइड कर सकते हो, बाकी सभी डिनाई रहेंगे। अब देखो, इस इनकमिंग ट्रैफिक को आपने अलाउ कर दिया, तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसी ट्रैफिक के आउटगोइंग को ऑटोमेटिक अलाउ कर देगा। करेक्ट। ये ध्यान रखना, आप मैन्युअली इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप उसी ट्रैफिक के आउटगोइंग को ऑटोमेटिक अलाउ कर देगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और यही चीज मैं आपको कल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला था कि कल का सेशन स्टार्ट होने से पहले ये चीजें एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना, ताकि कल मैं इन चीजों को जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो मेरे को दोबारा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। एक्सप्लेन मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इनकमिंग ये क्या होता है, EC2 क्या होता है, आरडीपी, एसएसएच क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है। AWS के अंदर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑटोमेटिक इमेज अवेलेबल होती है। क्लियर है इतना? यस सर। दूसरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
जो आप कल मेरे को बोल रहे थे वो मेरे को अब याद आ गया। और देखो नाम क्या है, हाँ कविता। जो भी हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, जब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है, विंडोज की है, उबंटू की है, मैक, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, जब भी हम लोग कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उस इंस्टेंस को 3 टाइप के आईपी असाइन किए जाते हैं। पहला प्राइवेट प्राइवेट, आईपी, सेकंड होता है पब्लिक पब्लिक आईपी, आईपी, और थर्ड होता है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक, ओके। ये 3 टाइप के आईपी असाइन किए जाते हैं। इलास्टिक मतलब व्हाट, वर्चुअल? नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, अभी नहीं ओके, बताऊंगा। देखिए इलास्टिक आईपी भी पब्लिक पब्लिक, आईपी ही ओके। होता है। दूसरी चीज अब थोड़ा सा बता रहा हूं यहां पर, बाकी प्रैक्टिकली हम लोग बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है ना, इंस्टेंस या EC2 का, ये अगले 3-4 दिन तक चलेगा। 3-4 दिन में इन सारी चीजों से आप अच्छी तरह फेमिलियर हो जाएंगे। इलास्टिक आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ओएस इमेज, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी चीजें आप मस्त तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे अगले 3 से 4 दिन के अंदर। अब देखो ध्यान से सुनना, आप शायद प्राइवेट पब्लिक आईपी में थोड़ा सा डाउट है। देखिए प्राइवेट आईपी एक ऐसा आईपी होता है जिसके द्वारा आप किसी भी मशीन को, मैं अभी इंस्टेंस को भूल जाओ, प्राइवेट आईपी एक ऐसा आईपी होता है जो एक लैन इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी मशीन को कम्युनिकेट करा सकता है। लैन इन्वायरमेंट के अंदर, एक घर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, या एक फ्लोर पर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट आईपी होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो किसी भी मशीन को इंटरनेट से हिट करा सके। ध्यान से सुन लेना, प्राइवेट आईपी किसी भी मशीन को एक लैन एनवायरनमेंट के अंदर कम्युनिकेट करा सकता है, लेकिन प्राइवेट आईपी इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो किसी भी मशीन को इंटरनेट पर हिट कर सके। आईपी वर्जन 4 के अंदर प्राइवेट एड्रेस के लिए कुछ रेंज रिजर्व की गई है। आईपी वर्जन 4 की क्लास ए के अंदर 10 के नेटवर्क का 10 का जो कंप्लीट नेटवर्क है वो प्राइवेट के लिए रिजर्व किया गया है। आईपी वर्जन 4 की क्लास ए के अंदर जो 10 का कंप्लीट नेटवर्क है वो प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व किया गया है। अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 4 की क्लास बी, उसमें 172.16.0.0 to 172.31.255. वेरी गुड, मस्त काम करेगा। 31. 172.31.255 गुड, बहुत अच्छे। क्लास सी 192.168.00 to 192.168.255. 68 sir. 192.168 क्या कर रहे हो ये इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? यही होता है ना? हाँ सर, करेक्ट है। तो ये वो एड्रेसेस होते हैं जो किसी भी मशीन को एक लैन इन्वायरमेंट के अंदर तो कम्युनिकेट करा सकते हैं, लेकिन किसी भी इंस्टेंस को या किसी भी मशीन को इंटरनेट से हिट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी मशीन को इंटरनेट पर हिट करना चाहते हैं या किसी भी मशीन को इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो उस मशीन को आपको पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। ये शायद आपको मालूम भी होगा। और लैन एनवायरनमेंट, पब्लिक आईपी और
इंटरनेट। क्लियर है? अब यस। क्लास ए, बी और सी, आईपी वर्जन 4 की क्लास ए, बी, सी के अंदर इन नेटवर्क को छोड़कर जितने भी नेटवर्क बचते हैं वो सारे के सारे पब्लिक आईपी कहलाते हैं। पब्लिक। इतना आप अच्छी तरह जानते ही हो। यस। अब बात करें इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी की। देखो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जब मैं कल आपको इलास्टिक आईपी का टैब दिखाऊं तो उसमें आपको पता चल जाए कि भाई इलास्टिक आईपी होता क्या है। देखिए सुजाता, इलास्टिक आईपी भी पब्लिक आईपी ही होता है। लेकिन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, जब हम लोग कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो अमेज़न के पूल से, अमेज़न अपने पूल से किसी भी इंस्टेंस को प्राइवेट आईपी असाइन करता है और पब्लिक आईपी असाइन करता है। ये दो आईपी असाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट किसी भी इंस्टेंस को, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। अब मशीन को, जब तक मशीन चल रही है यानी कि आपकी इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है, आप उसमें काम कर रहे हो, तब तक वो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी जो है वो काम करते रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी इंस्टेंस को शट डाउन कर दोगे तो मशीन जो है वो इंस्टेंस जो है शट डाउन की कंडीशन में आपके पब्लिक आईपी को रिलीज कर देगी। ओके। यानी कि जब आप इंस्टेंस को यूज कर रहे हो, आपकी इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है, तब तक प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी जो है वो काम करते रहेंगे आपकी इंस्टेंस के साथ में अटैच रहकर। लेकिन जब आप उस इंस्टेंस को शट डाउन कर देंगे तो उस कंडीशन में आपकी इंस्टेंस के द्वारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि रिलीज होकर, यानी कि आपकी इंस्टेंस से वो रिलीज हो गया और वो वापस अमेज़न के पूल में चला गया। ओके। फिर अमेज़न उस रिलीज हुए आईपी को किसी भी अनदर इंस्टेंस को वो प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो डीएचसीपी सर्वर है। भाई पता चल गया कि भाई अमेज़न के डीएचसीपी सर्वर के पास में वो आईपी वापस आ गया, तो दूसरी मशीन से रिक्वेस्ट आई तो वो उसे असाइन कर देगा उसको। करेक्ट। ओके। लेकिन हमारे कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने इस सर्वर पर, मान लीजिए आपने इस इंस्टेंस पर वेबसाइट होस्ट की हुई है। अब वेबसाइट होस्टिंग की कंडीशन में आपको ऑलवेज सेम आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। करेक्ट। भाई ऐसा नहीं है कि आपने आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अमेज़न ने आपकी इस इंस्टेंस को 2.0.2.1 ये आईपी असाइन किया और इस आईपी के द्वारा आपने इस इंस्टेंस पर कोई भी वेबसाइट होस्ट कर दी और ये सर्वर मशीन मस्त तरीके से क्लाइंट को वो वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है। 2 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद या 10 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में आपने इस इंस्टेंस को शट डाउन कर दिया या इस इंस्टेंस को आपने रीस्टार्ट कर दिया, रीबूट कर दिया। भाई जब आप अपनी इस इंस्टेंस को शट डाउन करेंगे तो उस कंडीशन में ये इंस्टेंस जो है इस पब्लिक आईपी को रिलीज कर देगा और रिलीज होकर वो पब्लिक आईपी वापस अमेज़न के डीएचसीपी सर्वर के पास यानी कि अमेज़न के पूल में चला जाएगा। अब आपने इस इंस्टेंस को 2 घंटे तक शट डाउन रखा, मेंटेनेंस के रीजन से, पैचिंग की कंडीशन में, किसी भी रीजन से आपने इसको शट डाउन करके रखा। अब ये तो आईपी रिलीज हो गया, ये वाला आईपी तो इस इंस्टेंस से रिलीज हो गया। अब 2 घंटे बाद जब आपने इस इंस्टेंस को दोबारा से पावर ऑन किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई हो सकता है ये जो आईपी रिलीज किया गया था अमेज़न के डीएचसीपी सर्वर के द्वारा, ये आईपी किसी अनदर इंस्टेंस को असाइन कर दिया गया। यानी कि इस कंडीशन में
रिबूट की कंडीशन में या पावर ऑन की कंडीशन में अब ये वाला आईपी इस इंस्टेंस को असाइन नहीं होगा। नहीं है। तो तो फिर अमेजोन ने क्या किया कि इस इंस्टेंस को एक नया आईपी प्रोवाइड किया। प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो नया पब्लिक आईपी इस इंस्टेंस को प्रोवाइड किया, अब इस आईपी के साथ में तो वो वेबसाइट होस्ट नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि अब वो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर इश्यू आ गया कि आपने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ था 2.0.2.1 आईपी के द्वारा। अब वो तो आईपी है नहीं उसके पास में, तो एक्सेस ही नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में कविता हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस इंस्टेंस को एक इलास्टिक आईपी असाइन करते हैं। ओके। इलास्टिक आईपी भी आपका पब्लिक एड्रेस ही होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन इलास्टिक एक ऐसा पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि आपकी इंस्टेंस के लिए अमेज़न के द्वारा रिजर्व कर दिया जाता है कि आप अपनी इंस्टेंस को कितनी बार भी रीस्टार्ट करो, शट डाउन करो, चाहे 2 घंटे के लिए शट डाउन करो, 2 दिन के लिए शट डाउन करो, आपकी इंस्टेंस के साथ में जो आईपी अटैच कर दिया गया है, जिसे हम लोग इलास्टिक आईपी बोलते हैं, वो कभी भी पावर ऑफ की कंडीशन में भी रिलीज नहीं किया जाएगा। ओके। लेकिन रहेगा वो इलास्टिक भी पब्लिक एड्रेस ही। बस इतना ध्यान रखना, पब्लिक आईपी एड्रेस आपकी इंस्टेंस के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है रिबूट या पावर ऑफ की कंडीशन में, लेकिन इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो आपकी इंस्टेंस के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है पावर ऑफ की कंडीशन में भी, वो परमानेंट आपकी मशीन के साथ ही अटैच होता है। अब वो दूसरी चीज इलास्टिक आईपी की ऑन द स्पॉट बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कान खोल के सुन लेना। ओके। क्योंकि भाई अमेज़न ने तो आपको एक पब्लिक आईपी असाइन कर दिया। हाँ, करेक्ट है। अब आप उसे यूज करो मत करो उससे मतलब नहीं है उसका। उसने तो आपको एक आईपी अलॉट कर दिया। अब आप उस आईपी को शटडाउन कंडीशन में रखो, रनिंग कंडीशन में रखो, वो उसकी टेंशन नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कविता। मान लीजिए आपने एक कैब हायर की फुल डे के लिए। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक कैब प्रोवाइड कर रहा हूं फुल डे के लिए, बदले में आप मेरे को 3000 रेंट पे करो। आपने उसको 3000 रेंट पे कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप उसे फुल डे उसको यूज करो, आप घर में खड़ी रखो, बिल्कुल आप यूज करो मत करो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। तो सेम वही है कि आप उस इलास्टिक आईपी को यूज करो मत करो, कोई इश्यू नहीं है, उसकी तो बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? यस। इसी तरह सुजाता, ये जो 30 GB का फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें प्रोवाइड करता है ना स्टोरेज, ये भी लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना। ओके। ये भी कुछ टाइम के लिए फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि यार अगर आप एक इंस्टेंस के अंदर 30 GB फ्री स्पेस यूज कर रहे हो, आपने उधर 10 इंस्टेंस बना लिए, 10 इंस्टेंस बना लिए, 10 इंस्टेंस का मीनिंग है कि 300 GB आपने उसका ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऐसी कोई कंपनी नहीं है कविता कि 300 GB फ्री दे दे। बिल्कुल
वो ये तो कर सकता है कि भाई ठीक है, आप इसे 1 घंटा फ्री यूज करो, 2 घंटा फ्री यूज करो, 10 घंटे यूज करो, लेकिन उसके बाद में बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। हम्म ये मैं आपको साथ के साथ तभी बताऊंगा जब मैं ये सारे प्रैक्टिकल कराऊंगा ना कल, तो उसी टाइम हम्म पर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हम्म सुजीत, आपकी वो स्टार्ट हो गई है कि यार? इसका वो भी तो स्टार्ट हो जाती है 8:30 से। नहीं, आज तो संडे है ना। अरे वाह, क्या बात है, फिर ठीक है। मैं ही थोड़ा सा सोचा था कि आपको तो शायद शिफ्ट स्टार्ट हो गया होगा 8:30 से। तो सुजीत, आप ऑनलाइन हो या बच्चों के साथ लगे हुए हो? अरे नहीं, मैं तो ऑनलाइन ही, ये पीछे शोर शराबा मचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कविता, क्लियर है इतना, ये जो चीजें मैंने आपको यस बताई है? यस सर। दूसरी चीज, अब यार मेरे को 10 मिनट और दे दो, 10 मिनट नहीं, मेरे को 5 मिनट और दे दो। 5 मिनट, वैसे भी यार 3 3.5 मिनट बाकी है। कुछ चीजें और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, अब बात आती है, जब आप किसी भी इंस्टेंस को आरडीपी या एसएसएच के द्वारा एक्सेस करते हो, क्योंकि यार 5-10 मिनट के लिए मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं अपने टॉपिक को। हो सकता है कभी तक डिनर वगैरह भी रेडी करना हो। नहीं सर, रेडी करके रखा है, आप खाना है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, तो 5-10 मिनट वेट कर लेंगे बच्चे। तो बात आती है, जब भी आप किसी भी इंस्टेंस को आरडीपी के द्वारा या एसएसएच के द्वारा एक्सेस करते हो, भाई यहां पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप विंडोज इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हो, तो उसका जो यूजर नेम रहेगा, क्योंकि जब भी आप आरडीपी के द्वारा एक्सेस करते हो ना किसी भी इंस्टेंस को या किसी भी मशीन को, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है, अगर आपको कुछ याद हो तो। करेक्ट। तो यूजर नेम जो रहेगा, विंडोज की कंडीशन में बात कर रहा हूं, विंडोज इंस्टेंस की कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। ओके। पासवर्ड मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। विंडोज की कंडीशन में आरडीपी के द्वारा एक्सेस करते हुए यूजर नेम रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर रूट रहेगा आप शायद। नहीं, रूट नहीं रहेगा। अगर आप लाइनेक्स की इंस्टेंस को एसएसएच के द्वारा एक्सेस कर रहे हो, तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम जो रहेगा EC2-user, ये रहेगा। ओके ओके ओके। इसके द्वारा आप उस इंस्टेंस को एक्सेस कर लोगे एसएसएच के द्वारा। लेकिन बाद में अगर चाहो, क्या नाम, कविता, बाद में चाहो तो आप उसे रूट पे स्विच कर सकते हो। ओके। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आप एक्सेस करोगे वो EC2-user के द्वारा एक्सेस करोगे। ये तो हो गया यूजर नेम। अब बात आती है पासवर्ड की। सुजाता, फिर वही सुजाता आ रहा है। हाँ, कहना कविता और सुजीत का मिक्स। हाँ, सुजाता हो गया, चलेगा सर, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कविता, जब हम लोग किसी भी इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आपको एक की पेयर मिलता है। ओके। की पेयर, ये की पेयर जो है, ये दो टाइप की का कॉम्बिनेशन होता है। की पेयर के अंदर, यानी कि की पेयर, ओके। इसमें एक होती है प्राइवेट की, इसमें मिलेगी Public. आपको एक प्राइवेट की मिलेगी, और एक मिलेगी आपको पब्लिक की। बिल्कुल करेक्ट। तो ये की पेयर जो होता है वो प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉम्बिनेशन होता है। अब ध्यान से सुनो, यही वो की होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अवेलेबल होता है,